Is it possible to score 80 out of 80 in this question paper? हेलो स्टूडेंट, कल आपका क्लास 10th का पेपर था यूके बोर्ड। क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया हुआ था। आई होप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे। आपके कितने मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन पेपर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन थे, उनके क्या क्या सॉल्यूशन थे, ताकि आप क्विकली मैच कर पाओ जब भी आपको टाइम हो। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 2880 एंड HCF इज 22, देन द वैल्यू ऑफ देयर LCM इज। देखो बेसिकली हमारे पास HCF हमें दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ था। साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर्मूले से हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। सारी वैल्यूज को यहाँ पर हमने पुट कर लिया और हमें LCM की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपली हम यहाँ से LCM की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी, 240। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था। सेकंड क्वेश्चन, इसका पार्ट बी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज 3 हैज ओनली 1 जीरो, एग्जैक्टली 3 जीरो, एट मोस्ट 3 जीरोज, मोर देन 3 जीरोज। देखो जब भी हमारी पॉलिनोमियल होती है वो जिस भी डिग्री की होती है उसके एट मोस्ट उतने ही जीरो हो सकते हैं। ये जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है इस तरीके से, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0, px इक्वल टू ax + b² + c, इस तरीके से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, देन उस केस में हम बोलते हैं कि इसकी जितनी पावर रहेगी, इसकी जितनी डिग्री रहेगी, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री, उतने ही हमारे जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। तो अब इसका आंसर रहेगा क्या, एट 3। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5, 4x + ky = हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उस केस में हमें k की वैल्यू बतानी है। देखो कंडीशन क्या दे रखी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट हमारे पास 3 कंडीशन रहती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन रहती है, हम कोफिशिएंट को देखेंगे। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, देन उस केस में हम बोलते हैं कि अब हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली इनकी कोफिशिएंट को देख लेंगे, 1 by 1 इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमें हमारा गिवन डेटा इस तरीके से था, a1 b1 c1, और ऐसे ही यहाँ पर a2 b2 c2 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद सिंपली इस कंडीशन में हमने इसको अप्लाई कर दिया और हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमने स्टार्टिंग के 2 से ही निकाल लिया, 2/4 3/k, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इसके देखो इसके साथ आप इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे, c1/c2 भी लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं था उसमें। या तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो आपस में, या तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो आपस में, किसी से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से हमारी k की वैल्यू निकल के आई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास एक एपी दी हुई थी, इसका हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना था। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे, 9 - 4 = 5, यहाँ पे निकाला हुआ है। उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और हमें a10 निकालना है, तो इस n की जगह पे हम 10 रख लेंगे, तो a10 का फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ n की जगह पे 10 आ जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखो हमारे पास एक पॉइंट P दिया हुआ था, इसकी हमें डिस्टेंस बतानी थी, कहां से, ओरिजिन से। क्लासरूम में मैंने यही क्वेश्चन बताए थे बच्चों को कि वहां पर क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमें लगता है कि बच्चों को काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन इजी होता है, बस बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि जब वो डिस्टेंस फॉर्मूला याद करके ले जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वहां पर हम इस तरीके से x1 y1 एक पॉइंट हम ये लिख लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम एक तरीके से x2 y2 इस तरीके से, राइट। अब जो बच्चे लास्ट टाइम पढ़ते हैं वो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला को यहाँ से याद करके लेके जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर में वो पूछ लेता है फ्रॉम डिस्टेंस बताओ लेकिन ऑरिजिन से। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो डिस्टेंस जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना, वो हमें क्या दिया हुआ है, ऑरिजिन दिया हुआ है, दैट मीन्स 0,0 हमारा सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, और पहला पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो -6,
8 हमें गिवन है। तो यहाँ से जब डिस्टेंस आप लगाओगे तो 0 माइनस 6, 0 माइनस -6। बस इसमें सेकंड पॉइंट को देखना था कि वो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लो, या फिर आप जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वही रहेगा ना, 0 माइनस -6, राइट, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर। आप या तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि आंसर वही निकल के आएगा। माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, +6 इसका स्क्वायर -8 का स्क्वायर, राइट। अब आप माइनस में तो कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे तो वो ऑलरेडी उसने प्लस में ही आना है। 36 + 64 वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई। तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, या आप सेकंड कोऑर्डिनेट इसको मानकर इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ से निकल के आ गई 10 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक मिनट, अच्छा ये ई क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एफ क्वेश्चन भी था, नहीं एफ क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC सच दैट AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5 इफ AC इक्वल टू 5.6 देन AE इज इक्वल टू, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जिसमें जो ये DE साइड है इस तरीके से, सबसे पहले हमें इसमें एक ट्रायंगल बना देना था, DE पैरेलल टू BC हो जाता हमारे पास। अब देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास, AD अपॉन DB, यानी ये AD अपॉन DB 3/5 दिया हुआ है। AC पूरा का पूरा हमारा AC दिया हुआ है कितना, 5.6। हमें केवल क्या बताना है भाई, हमें केवल EC को बताना है। तो सिंपली हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। सिंपली हमने यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगा दिया कि AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होता है, AE अपॉन EC होता है। ऑलराइट, और यहां से हम क्या कर लेंगे, देखो हमें AD अपॉन DB दिया हुआ था, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, AD अपॉन AB लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें AE अपॉन EC फाइंड आउट करना है। या तो आप बोलो कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, या आप बोलो कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, और हमारे यहाँ से AB निकल जाएगा। सिंपली अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 8 निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, AD की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, AB की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी, AE हमें निकालना था, और AC की जगह पे हमने लिख लिया क्या, 5.6 वो हमें गिवन था। तो यहाँ से हमारा A की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2.1 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ पे ट्रिक दी हुई थी, वो ये था कि जनरली हम क्या लिखते हैं, जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बट इस तरीके से ये आंसर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, हमने AD अपॉन AB लिखा इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हमने AE अपॉन AC। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा AB हमने कैलकुलेट कर लिया और AC हमें गिवन था, और AD भी हमें गिवन था। यहाँ पर हमारे पास EC गिवन नहीं था, ना ही हमारे पास यहाँ पे AE गिवन था, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। हमारे पास अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल में कौन सी लाइन्स पैरेलल नहीं हो सकती, हमसे ये पूछा गया। और यहाँ पे दे रखे हैं 4 ऑप्शन। 2 डायमीटर्स क्या हमारी पैरेलल हो सकती हैं, देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये मेरे पास सेंटर है, क्या 2 डायमीटर पैरेलल हो सकती है, मीनिंग अगर मैं इस तरीके से एक डायमीटर खींचूं, सेंटर से होते हुए जाएगी, अब मुझे दूसरी डायमीटर खींचनी है जो पैरेलल हो इस डायमीटर की, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो अगर मैं यहां से दूसरी डायमीटर ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से जाएगी। अब मैं इसमें यहां से डायमीटर ड्रॉ करूं तो क्या कोई भी डायमीटर एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा बोलो कि मैं उसी के ऊपर दूसरी डायमीटर ड्रॉ करूं तब तो पैरेलल हो जाएगी, तब तो वो कोइंसाइड भी हो जाएगी ना। तो डायमीटर देखो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल नहीं हो रही हैं। उसके बाद पूछता है कि क्या 2 कॉर्ड्स पैरेलल होंगी, यस 2 कॉर्ड्स पैरेलल हो सकती हैं। अगर आप इस तरीके से एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक कॉर्ड आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कैन नॉट बी पैरेलल, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमें देख के पता चल रहा है। बाकी तो हम ऐसे डिस्कस कर ले कि क्यों बाकी ऑप्शन गलत हैं।
एक कॉर्ड और एक टेंजेंट। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से कोई कॉर्ड ड्रॉ कर लूँ, ये कॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे कोई इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है नहीं। टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स देखो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तब तो मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल है, पर जरूरी नहीं है ना, मैं एक टेंजेंट ऐसे भी बना सकता हूँ। तो क्या हर केस में ऐसा पॉसिबल है कि टू, ये दो की दो टेंजेंट पैरेलल होंगी? नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। जे पार्ट में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। एक ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर इस तरीके से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2, राइट। और ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एच वाले पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज क्या होगा? देखो सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मुला अप्लाई करना था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे हमने 21 सेंटीमीटर पुट करना है और थीटा की जगह पे हमें 60 डिग्री पुट करना है। सिंपल क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मूला अप्लाई करके ये आंसर आ जा रहा है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे एक सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करके इस तरीके से ये बना लो, सेंटर को नाम दे लो ओ ए बी, इसको आपने बताना है। और ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है? ये एंगल आपसे दे रखा है 60 डिग्री का। रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सिंपली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज। किसी, अगर हमारे पास कोई श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ते हैं वहाँ पे हम दो इवेंट पढ़ते हैं, एक होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है हमारा श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और श्योर इवेंट होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, ये गारंटी है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ते थे? इसके एग्जाम्पल में पढ़ते थे, मान लो अगर हमारे पास एक कॉइन है और उस कॉइन के दोनों सिरों में, दोनों पार्ट्स में अगर हेड हो, और क्वेश्चन में आपसे बोले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कॉइन फ्लिप होने के बाद, कॉइन को टॉस करने के बाद कोई सी भी साइड आए तो आएगा तो हेड ही, क्योंकि कॉइन के दोनों साइड हेड है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 1 होगी। यानी ऐसा इवेंट श्योर इवेंट होता है ना। तो यहाँ पे श्योर इवेंट के लिए पूछा है तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यही कॉइन है, दोनों साइड उसकी हेड है, और आपसे पूछे कि ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ट्रेल तो आ ही नहीं सकता, कोई भी साइड आए, तो उस केस में क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसा इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द नंबर 4 to the power n cannot end with degree 0 where n is natural number। रीजन में हमसे पूछा गया, रीजन में हमें दिया है a number ends with 0 if its prime factorizations contain both 2 and 5। देखो मुझे तो पढ़ के पता चल गया कि असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए की, राइट। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखो ये क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में भी आया था 2026 के, वहाँ पर 6 to the power n लिखा हुआ था, यहाँ पे 4 to the power n लिखा हुआ है। तो 4 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है। कैसे? यहाँ पर आप इसको, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से 4 to the power n लिखते हैं, फिर हम इस 4 के फैक्टर करेंगे। इस 4 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2 and 2 इसकी पावर n, राइट। हम कहेंगे कि इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर कभी भी ऐसे 0 निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर में 2 and 5 अवेलेबल नहीं है। हमें बस ये कहना था। अगर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 4 to the power n है तो इसकी जगह पे आप नंबर्स को रखते जाओ। जैसे आपने पहले n की पावर 1 रखी तो ये आ जाएगा 4, फिर इसकी जगह पे आप 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 16, राइट। इस तरीके से आपको देखना है कि यहाँ पर देखो ये जो यूनिट डिजिट निकल के आ रही है वो 0 नहीं निकल के आ रही है, राइट। तो असर्शन बिल्कुल सही है। और उसका रीजन क्या है? कोई भी नंबर
एंड करेगा 0 पर। अगर इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे उसमें 2 एंड 5 अगर दोनों आते हैं, यहाँ पर अगर 2 एंड 5 दोनों आते हैं तब ये नंबर एंड करेगा 0 पर। तो assertion is right and reason R is the correct explanation of A. राइट। शॉर्ट में मैंने इसके आंसर में टिक लगवाया हुआ था, आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 था आई गेस। यहां पर देखो सेकंड पार्ट में इससे क्या पूछा गया है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ secant when the two end points of its corresponding chord coincides. टेंजेंट सर्कल का एक स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है जहां पर दो एंड पॉइंट ऑफ सीकेंट क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, कॉर्ड के जो पॉइंट होंगे वो कोइंसाइड करेंगे। देखो मैं अभी समझाता हूं इसको। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज लाइन द इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। और टेंजेंट क्या होती है, वो सर्कल की वो लाइन है जहां पर सर्कल को क्या करते हैं, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, राइट, टेंजेंट टू अ सर्कल एक स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, देखो मैंने यहाँ पे एक सीकेंट ड्रॉ कर लेता हूँ कि इस तरीके से मेरी एक सीकेंट थी, राइट। अब ये सीकेंट के अगर ये सीकेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा, ये ए और बी वाला हिस्सा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सर्कल की कॉर्ड है। तो कह रहा है कि टेंजेंट वो स्पेशल केस है जहां पर क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स ऑफ इस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना ये क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। मीनिंग अगर इस तरीके से, अगर मैं इस ए बी को मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये ए बी पॉइंट एक बार यहां पर आएगा, एक बार यहां पे आएगा, इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर को जाएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, एंड में जाके ये ए बी पॉइंट यहां पर आएगा, राइट। ए बी पॉइंट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहां पर ए और बी पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि टेंजेंट टू अ सर्कल, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल का वो स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है, यानी ये पहले सीकेंट थी, इसको ए बी को हमने कॉर्ड माना, तो इस कॉर्ड को हम जब धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते गए, इसके टू एंड पॉइंट है ना, इसके जो टू एंड पॉइंट है ए और बी, जब इसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो कॉर्ड के जो ये दोनों पॉइंट है ये क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर इस लाइन को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो ए और बी पॉइंट के दोनों सिरे तो रहे ही नहीं, अब क्या हुआ, केवल एक ही सिरा रहा क्योंकि ये टेंजेंट बन चुकी है। और रीजन में लिखा हुआ है टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट तो केवल एक पॉइंट पे करेगी इंटरसेक्ट, दो पे करती तो वो क्या हो जाती, सीकेंट हो जाती। तो असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी इसका बिल्कुल सही है। सेम टू सेम इसका भी आंसर हो गया कि असर्शन इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी यूके बोर्ड की तरफ से। हिंदी में क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही सेट किया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 12 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन था। तो बेसिकली उन्हें लिखना चाहिए था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट एनीवे 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आई होप इसकी प्रैक्टिस आप सबने ऑलरेडी की होगी तो गलत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन। 3x² - kx + 12 a = 3 b = -k, ये सिंपली आपने कोफिशिएंट को यहाँ पर पुट कर लिया। हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर जब हमारे क्या रहते हैं, रूट्स हमारे इक्वल रहते हैं, इसका मीनिंग है कि हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, इक्वल वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, t = b² - 4ac = 0, राइट। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन को अप्लाई कर लेते, राइट। जनरली इसी से क्वेश्चन आता है जहाँ पे इक्वल टू 0 रहता है ताकि k की वैल्यू आप इक्वली निकाल सको। अब यहाँ पे सिंपली आपने वैल्यूज को पुट कर देना है, k² - 4 × 3 × 12, यहाँ से आपका k निकल के आ जाएगा। k कितना निकल के आ जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से +12 और -12 निकल के आ जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर यानी कि हाफ फुटबॉल, हाफ बॉल, इस तरीके से
हमें इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 2/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे हम 7 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, इसका क्यूब कर लो और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। तो इसका आंसर कितना निकल के आया 2156/3। देखो इतना भी करके आते आप तो चल जाता। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका h,3 उसका मिड पॉइंट है, राइट। इस तरीके से अगर हमारे पास एक लाइन है तो h,3 उसका एक मिड पॉइंट है h,3, और हमारे पास जो 2 पॉइंट है वो है एक 6,5 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,4। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द h। हमें सिंपली इसका h को फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है ना, क्योंकि जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे आप h,3 लिख सकते हो। वो कितना हो जाएगा x1 + x2 यानी 6 + 4/2, y1 + y2 यानी 5 + 4/2, राइट। लेकिन हमें इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, हमें y की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें y के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हमें केवल h की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम h = क्या करेंगे 6 + 4/2 को ले लेंगे, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 10/2 यानी 5। फ्रॉम ए फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ whose zeros is 2 + √5 एंड द सम ऑफ zeros is 4। हमें ये दिया हुआ है, देखो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है जिसमें वन ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, या तो आप इसको अल्फा मान लो या तो बीटा मान लो, कि वन ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। जीरोस क्या होते हैं अल्फा, जीरोस क्या होते हैं एक अल्फा रहेगा एक बीटा रहेगा, या तो आप अल्फा बोलो कि अल्फा गिवन है या तो बीटा गिवन है, बोलो मैं बोल लेता हूँ कि अगर मुझे अल्फा गिवन है और सम ऑफ द जीरोस दे रखा है हमें 4, यानी अल्फा + बीटा = 4 दे रखा है। तो दो कंडीशन हमें गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, राइट। हाँ, मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये यहाँ पर आप सम इंटू एक्स और प्रोडक्ट इंटू जीरो, वही चीज़ है अल्फा + बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, राइट। किसी भी तरीके से आप याद कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना हमें गिवन है। तो हमें जो डेटा गिवन है वहां से हम बीटा को निकाल लेंगे। जैसे क्या है, हमारे पास अल्फा गिवन था, एक रूट हमें दिया हुआ था और हमें सम दिया हुआ था, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा को निकालेंगे। देखो सम हमें इतना दिया हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके क्या लिख सकता हूँ, बीटा = 4 - अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा को मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा, तो बीटा = 4 - अल्फा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस अल्फा की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर लिया, तो इस अल्फा की जगह इस वैल्यू को पुट किया, तो मुझे बीटा की वैल्यू इतनी मिल गई। अल्फा + बीटा मुझे ऑलरेडी गिवन है इस फॉर्मूले के लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा अब मैं, क्योंकि यहाँ से अल्फा मिल गया मुझे और यहाँ से बीटा मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जगह पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम इसको पुट कर लेंगे। तो सिंपली हमारी क्या इक्वेशन बन गई, सम की जगह पे 4 और जो यहाँ से मैं प्रोडक्ट निकाला उसकी जगह पे -1, तो x² - 4x - 1 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। AP8 अगर नेक्स्ट है हमारा क्या, AP हमें गिवन है, इसके 60 टर्म्स हैं, यानी n = 60 है। फाइंड दी सम ऑफ द लास्ट 20 टर्म्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड तरीका मैंने नहीं किया हुआ है वो क्या हम कर सकते थे, लास्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालना था, तो हम ऐसा कर सकते थे कि सबसे पहले हम an निकालें, मीनिंग यहाँ पे जो लास्ट टर्म निकल के आएगा a60, आप सबसे पहले a60 की वैल्यू को निकालो a + n - 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से, फिर उसके बाद आप सीरीज को रिवर्स कर लो, राइट। यहाँ पे जो a60 आएगा इस तरीके से a60 a59 कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, आप सीरीज को इस तरीके से उल्टा लिख लो, आपकी लास्ट वैल्यू रहेगी 8, राइट। अब आपको लास्ट 20 टर्म्स का सम निकालना था, अब आप यहां से सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकाल सकते हो, वही लास्ट टर्म के बराबर होगा, सिंपल। या तो आप इस तरीके से कर सकते थे, या आप कैसे कर सकते थे, देखो हमें लास्ट 20 टर्म्स का सम निकालना था, तो वो सम कितना होगा, अगर इसमें इस 60 टर्म में से, इस टोटल 60 टर्म में से मैं स्टार्टिंग के 40 टर्म्स को माइनस कर दूं, तो मुझे लास्ट 20 टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा, सिंपल। आप जो भी मेथड आपको सही लगे आप उस मेथड से कर सकते थे, तो सिंपली आप निकाल लोगे आप। हाँ, फॉर्मूला लगेगा SN वाला फॉर्मूला, सम ऑफ द n टर्म्स का n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगेगा। दोनों को माइनस करना है, पहले स्टार्टिंग के टोटल 60 टर्म का सम निकाल लो, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के 40 टर्म्स का सम निकाल लो, तो रिमेनिंग जो बच जाएंगे वो सम ऑफ द लास्ट 20 टर्म बच जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया है 2140।
फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विथ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है जो इंस्क्राइब्ड है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंस्क्राइब्ड और दूसरा होता है सर्कमस्क्राइब्ड। देखो इसको अच्छे से फिट कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, इस तरीके से। ऑलराइट, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है इंस्क्राइब्ड, दूसरा होता है सर्कमस्क्राइब्ड। वर्ड्स को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। हमें एरिया ऑफ द सर्कल बताना है, मैक्सिमम एरिया कितना होगा जो कि इंस्क्राइब्ड है इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड का मतलब इस तरीके से है कि बिल्कुल परफेक्टली फिट है। परफेक्टली फिट होगा तो इसके चारों कॉर्नर इस तरीके से स्क्वायर की चारों साइड को टच कर रहे होंगे। इनको आप नाम दे सकते थे ABCD, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हो आपको अच्छे से काम करना होता है। बाकी आप इसको बोल सकते हो जहाँ पे टच कर रहा है PQRS। अब जो ये स्क्वायर दिया गया है यानी कि इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से चारों साइड इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी। देन उसके बाद हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे सेंटर होगा और इस तरीके से ये रेडियस रहेगी। लेकिन इसकी रेडियस में गिवन नहीं है, वो कहाँ से निकलेगी, इंस्क्राइब्ड है, परफेक्टली फिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक B to C जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी ही इसके लिए डायमीटर होगी, यानी डायमीटर हो जाएगी कितनी 7, और जो ये रेडियस निकल के आ जाएगी ये 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। हम 7/2 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं 7/2, क्योंकि पाई की वैल्यू 20/7 रखी और आर की जगह पे 7/2, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी इसलिए ले रहे हैं। बाकी इसका एरिया कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √2 हमें गिवन था, हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए। देखो मुझे देख के पता चल रहा है कि साइन ए और कॉस ए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से मुझे A² + B² + 2AB मिल जाएगा, यानी 2 साइन ए कॉस ए मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर की हुई है, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, कैंसिल आउट, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। ये पता है ना आपको। या तो आप ऐसा बोलो कि जब आप स्क्वायर करोगे √2 से, जब आप √2 करोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 4 हो जाएगा, √4 2 होता है। या तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ना, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसकी पावर 2 करी तो √2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर हाफ, और इसकी पावर है 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर हमारा 2। इस तरीके से रूट को सॉल्व करते हैं। खैर बस आपने इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड और a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 साइन ए कॉस इक्वल टू 2। यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 इस साइड गया तो 2 - 1 दैट इज 1, और फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर में जाके 1/2 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 1/2। ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स हैं, उनको अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, एटलीस्ट 1 हेड। मतलब जितने भी हमारे रिजल्ट होंगे ना उसमें एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, हेड कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस को बना लेंगे। जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमें रिजल्ट क्या मिले, पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में हेड, पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल, ऐसे हमें टेल हेड और टेल टेल। तो ये हमें सैंपल स्पेस मिल गई, यानी कि जो टोटल आउटकम्स है वो कितने मिल गए हमें, 4 मिल गए। एटलीस्ट 1 हेड वाले कितने होंगे भी, कम से कम एक हेड आने वाले जो हमारे केसेस हैं, फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं। देखो यहाँ पर 2 हेड मिल रहे हैं, कम से कम एक तो मिल ही रहा है ना, यहाँ पे भी मिल रहा है हेड, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी भाई, 3/4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस हुआ, यस एक क्वेश्चन हमारा मिस हुआ है, वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको एक मिनट बता देता हूं। आपके पास इस तरीके से
इस तरीके से आपके पास एक सर्कल दिया हुआ था, उस सर्कल में इस तरीके से सर्कल दिया हुआ था और एक टेंजेंट इस तरीके से दी हुई थी, राइट। और फिर यहाँ पे दिया हुआ था इस तरीके से, ये हमारा ए बी सी डी और ई और पी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ज़्यादा टफ नहीं था। जो ए बी साइड गिवन है ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, और जो हमारी पीई साइड है, ये वाली पीई साइड हमारी 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना था ए ई, राइट। हाँ, हमें ए ई फाइंड आउट करना था, ये वाली साइड कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करनी थी। तो देखो सिंपली हमें ये पता है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है ना, A2 लेकर B 8 सेंटीमीटर है, तो A2 लेकर A2C हमारी ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होती है। ऐसी ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी तो 3 सेंटीमीटर, यानी ये भी क्या रहेगी हमारी 3 सेंटीमीटर रहेगी। 8 - 3 करेंगे तो हमारा ए निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 था, ऑलराइट। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या था, एक टेबल हमें गिवन थी, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड। देखो जब इस क्वेश्चन इसको करते हैं ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली ये पूरी कहानी को छोड़ देना है। 25 दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपसे, और आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट करनी है, बस इतना ही था। जो ये टेबल बना रखी है इसको हम पहले सीधे करके एक टेबल बना लेंगे, राइट। ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, इस क्लास इंटरवल का हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सी आई दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम क्या करेंगे इसका एक्स आई निकालेंगे पहले, राइट। और फिर क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई कर रखी है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रखी है। ऐसा क्यों अप्लाई कर रखा है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, फ्रीक्वेंसी का सम कितना निकल के आ रहा है, 25 निकल के आ रहा है। और जब मैंने ये नंबर्स देखे, नंबर्स बहुत बड़े हैं, यानी मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड लगानी चाहिए इस वैल्यूज को छोटा करने के लिए। या तो मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड लगानी चाहिए, या तो मुझे थर्ड मेथड अप्लाई करनी चाहिए, स्टेप डिविएशन मेथड। बट मैंने फर्स्ट मेथड से इसको क्यों सॉल्व किया, क्योंकि मुझे नंबर दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं 5 वाले टर्म्स में आ रहे हैं, यानी अगर 25 की टेबल में आ जाएं तो तब भी ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी पड़ेगा। अदरवाइज मैं बाकी की 2 मेथड को अप्लाई करके पहले ही नंबर्स को, क्लास इंटरवल ये सब निकालने के लिए, एफ आई एक्स आई को निकालने के लिए मैं इस नंबर को छोटा करता, मैं यहाँ पर एफ आई डी आई निकालता या मैं एफ आई यू आई निकालता। बाकी मेथड का यूज करके मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मुझे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी का सम 25 है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो कहीं ना कहीं 5 की टेबल वाले आ रहे हैं, तो ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है अगर मैं डायरेक्ट मेथड को लगाऊं तब भी। इनके बीच के जो टर्म निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 125 निकल के आएंगे। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इस तरीके से आप एक्स आई को निकालते रहो, या तो इसकी जो सेंटर की वैल्यू आएगी वही आएगी ऐसा करके। तो 125 सिंपली हमने इस तरीके से लिख लिया, 125 175। तो ये एक्स आई निकल के आ गया, फिर एफ आई एक्स आई, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हमारे आंसर निकल के आ गया। अब हमें यहाँ से मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकल जाएगा, समेशन ऑफ, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकल के आ जाता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, 25 की टेबल 25 की टेबल से इजीली हमारा आंसर मीन निकल के आ गया 211। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया था, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगेन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी वही a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सेम कंडीशन के 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं पेपर में। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बच्चों को किस चीज में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने सिंपली आपने a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 पहले लिखा, फिर आपने इसकी जगह पर जो कोफिशिएंट है वो पुट कर दिए। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपने इसको इक्वेट कर लिया। यहाँ से जब आपने इक्वेट किया तो आपको के की वैल्यू मिल गई 2। बच्चे ये दोनों वैल्यू लिख के आ गए हैं कि के की दोनों वैल्यू होंगी, बट के की दोनों वैल्यू नहीं होंगी, के की केवल एक ही वैल्यू होगी। जब हम अब यहाँ पर जब हम रख के देखेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जब हम तीनों कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो भैया तीनों कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पर क्रॉस चेक करके देखो, के की वैल्यू एक बार 6 रखो और के की वैल्यू एक बार -6 रखो। देखो जब मैंने के की वैल्यू 6 रखी तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तीनों जगह पे 1 अपॉन 2 आया, यह कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है।
यानी k की वैल्यू इक्वल टू 6 तो होगी। लेकिन जब मैंने k की वैल्यू -6 रखी तो यहाँ पे -6 रखी तो इसकी जगह पे -6/12 यानी -1/2, यहाँ पे 3 अपॉन -6 यानी 1/2, लेकिन यहाँ पर -6 -3 -9 बना रहा है, -9/6 यानी -3/2। तो ये वाली कंडीशन क्या है भाई, इक्वल नहीं दे रहा है। -6 की वैल्यू को पुट करने के बाद इनफाइनेटली मैनिपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन k इक्वल टू -6 नहीं दे रहा है, तो k इक्वल टू -6 वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो k की वैल्यू क्या होगी, केवल ओनली 6। अब देखो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन अभी के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब नए बैच को मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इस वाले बैच के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, जिसको ये क्वेश्चन भी नहीं आता वो अपनी फील्डिंग सेट समझो। तो वही चीज़ है, प्रूव दैट हमें क्या करना है, ये नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, हर बार का फेवरेट क्वेश्चन है। बट इस बार उन्होंने क्या कर दिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरेशनल नंबर, भाई इरेशनल नंबर से आप क्या समझते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन इन्होंने इसमें और ऐड कर दिया है ना। तो बस यही था 9th क्लास का इरेशनल नंबर या रियल नंबर की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो वहाँ पे भी आप इरेशनल नंबर पढ़ लेते हो कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाते। बाकी इनके डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, नंबर का एक्सपेंशन करोगे वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, नॉन रिकरिंग मिलेगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। जैसे कि पाई की वैल्यू है, अगर आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे तो वो 3.14 इस तरीके से चलती रहेगी, नंबर्स रिपीट भी नहीं होते हैं, यानी कि आप 3.14 के ऊपर इस तरीके से बार नहीं लगा सकते कि इतने नंबर के बाद ये नंबर रिपीट हो जाएगा, राइट। और टर्मिनेट भी नहीं होगा, कंप्लीटली टर्मिनेट भी नहीं होगा, चलता रहेगा। तो बस यही था, बाकी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, नेक्स्ट बैच के लिए इनको एक साथ बताया जाएगा फुल, जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि शो ग्राफिकली हमें दिखाना था लीनियर इक्वेशन, हमारे पास दो थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये गिवन थी। इनके सॉल्यूशन क्या है भाई, ग्राफिकली दिखाना था कि इनके सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, यानी कि दे हैव नो सॉल्यूशन। ये भी लिखा हुआ है कि भाई जब सॉल्यूशन नहीं आते तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, और ऐसा कब होता है, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल वाली कंडीशन के लिए हमारे सॉल्यूशन नहीं निकल के आते हैं और लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, ऑलराइट। लेकिन ये चीज़ हमें ग्राफिकली दिखानी थी, ऐसा नहीं कि आपने इसके यहाँ पे कोफिशिएंट दिखा दिया कि 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2, a1/b, ऐसे तो हमें दिख ही रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, हमें दिख रहा है ना। यानी ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इस तरीके से नहीं करना था, हमें यहाँ पे ग्राफिकली लिखा हुआ था, तो यानी हमें ग्राफ बनाने थे, यानी पहले इसके लिए हमें पॉइंटेड ड्रॉ करने थे। इस एनी टाइम पे जाके स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी डिफिकल्टीज करते हैं, राइट। क्या तरीका होता है इसका, इस तरीके से यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं, और इसके ऊपर हमने लिख लिया ये पहली वाली हमारी इक्वेशन है। वही चीज़ यहाँ पे की हुई है, उसी चीज़ को आप लोग इस तरीके से करते हो, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि एक इस तरीके से है। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, वही चीज़ है। एक बार x की वैल्यू रखी 0, एक बार y की वैल्यू 0 रखी, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, y मिल गया -8, और यहाँ पे मिल गया x कितना 8। 0 रख के हमें इस तरीके आंसर मिल जाता है। अगर इस तरीके से आंसर नहीं मिलता तो हम 0 रखते, फिर 1 रखते, फिर 2 रखते, इस तरीके से हम पॉइंट्स निकाल लेते। सेम ऐसी इक्वेशन नंबर 2 के लिए यहाँ पे बॉक्स बना के पॉइंट निकाल लो, कितने आ गए 0, -5.3 और यहाँ पे 5.3, 0। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक आपको अगर ग्राफ पेपर मिला हो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में, आपने इन वैल्यूज को यहाँ पे सिंपली पुट कर लेना था। जैसे कि 0 -8 है, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में -8, यहाँ कहीं आपका इस तरीके से पॉइंट बन जाता। ऐसी 8,0 आपका यहाँ बन जाता। आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो एक लाइन ये निकल के आ गई, और दूसरा 0, -5.3 यानी 0, -3 यहाँ पे आ जाता, 5.3 आपका यहाँ पे आ जाता। फिर अगेन आप इन दोनों को इस तरीके से मिला लोगे, तो ये लाइन क्या है, एकदम पैरेलल बन गई। और जो पैरेलल लाइन्स होती हैं उनका सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि भाई कट ही नहीं कर रही है, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है, यानी हमें कोई एक सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा। तो बस यही था, इस तरीके से आपको दिखा देना था ग्राफ बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, अ पोल इज टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर सच दैट डिफरेंस ऑफ its distance from two diametrically opposite gates A and B is 7 centimeter. Is it possible? क्या ये possible है? If yes, what distances from the gate should be the pole be erected? देखो क्या क्वेश्चन पोल लगा है हमसे,
आई नो इस क्वेश्चन को समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसकी डायमीटर है 13 डायमीटर का पार्क है। और इसमें क्या बोल रखा है कि इसके डायमेट्रिकली इसमें 2 गेट लगे हुए हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। ये ए और बी क्या हमारे 2 गेट है। अब इन 2 गेट का हमें एक ऐसी जगह पर पोल लगाना है जहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आए साइड्स का, वो कितना निकल के आए, वो 7 मीटर निकल के आए। मीनिंग इन दोनों से एक सर्टेन डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर एक पोल इरेक्ट, यहाँ पर हमें एक पोल इरेक्ट करना है। लेट से पॉइंट पी, इसको हमने पॉइंट पी बोल दिया। यहाँ पे हमें पोल इरेक्ट करना है और ये जो पोल होगा ये किस तरीके से इरेक्ट करना है कि यहाँ से पी बी और पी ए का जो डिफरेंस निकल के आए वो कितना निकल के आए, 7 निकल के आए। गेटिंग माई पॉइंट। मान लो कि अगर पी बी कितना है, 12 है, तो ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए, ये वाली साइड होगी हमारी 5। जब हम 5 - 12 करेंगे तो डिफरेंस निकल के आएगा 7। इस तरीके से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, और जो ए बी है ये हमें 13 गिवन है। तो पहली बात तो हाँ ये पॉसिबल है। अगर हाइपोटेनियस हमारी लॉन्गेस्ट साइड रहेगी डायमीटर तो ये पॉसिबल रहेगा, हम लिख देंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल। अभी जब हम निकालेंगे तब पहले क्वेश्चन को समझने वाली बात है, क्योंकि 12 और 5 नहीं है ना, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और दूसरी चीज, ये राइट एंगल टू ट्रायंगल बनेगा कैसे, क्योंकि ये सर्कल की थ्योरम होती है। कोई भी आप अगर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करोगे और इस सर्कल में आप कहीं पर भी अगर आपको सेंटर से इस तरीके से बनाना है, राइट, तो ये जो निकल के आते हैं ना एंगल, ये हमारे 90 डिग्री के निकल के आते हैं जो इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा हमारा। ये हमारी थ्योरम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन इसको सबसे पहले हमने x एज्यूम कर लिया, तो ये रहेगा हमारा डिफरेंस हमारा 7 है। अगर ये x है तो ये x + 7 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंस हमारा 7 दे रखा है। तो x + 7 - x, डिफरेंस निकालोगे तो कितना बच जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। इसलिए अगर ये x है तो ये x + 7 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। वही इतना ही करना था, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फिर इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिली है ना, x - 5 = 0 यानी x = 5 और x + 12 = 0 यानी कि x की वैल्यू कितनी, -12। तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि डायमेंशन हमारी नेगेटिव नहीं होगी, तो x = 5 मीटर रहेगा हमारा आंसर। यूनिट भी लिख लेना। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 एंड p -4, 3। हमें क्या करना है, y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगेन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, या तो यहाँ पे x एक्सिस लिखता, देन उस केस में y = 0 हो जाता। y एक्सिस लिखा है तो x = 0 हो जाएगा। बस हमें यही चीज़ देखनी थी। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अगर इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करें, पॉइंट हमारा y एक्सिस में, यानी यहाँ पर कहीं पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर केवल यहाँ पे कट कर रहा है, तो भाई x एक्सिस तो यहाँ पे 0 हो गई ना, x का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। तो बस वही चीज़ है। और क्या दे रखा है, एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वी डिस्टेंस का। यानी कि अगर ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या है, 0, y है। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट हैं, 2 के 2 पॉइंट इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। मतलब A पॉइंट यहाँ पे और P पॉइंट यहाँ पे है। तो ये अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी भाई, बराबर रहेगी। यानी AP = BP रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिख रही है, PA = PB। स्क्वायर क्यों कर दिया है, क्योंकि जब डिस्टेंस निकालोगे तो वो अंडर रूट में आएगा। रूट में आएगा तो रूट को हटाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर लिया। सिंपली फिर आप PA और PB निकाल लो यहाँ से। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। जितनी भी वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं, कैंसिल आउट करके y = 9, यानी हमें पॉइंट मिल जाएगा। 0, y था तो हमें y की वैल्यू निकालनी थी, वो 9 आ गई। 0, 9 विल बी द कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग द पॉइंट्स। इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीन चार क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से आपके पास एक लाइन होती है ट्राई सेक्शन, मीनिंग यहाँ पर दो पॉइंट होंगे जिन्होंने इस ए पॉइंट -1, और जो ये बी पॉइंट है 2,8, इन्होंने इस लाइन को इस तरीके से कट किया है कि यहाँ पर एक पॉइंट पी और यहाँ पर एक पी पॉइंट क्यू है। इस तरीके से कट किया है कि ये तीनों पार्ट आपस में बराबर इक्वली कट हो गए, यानी ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वली कट होंगे। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं और इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना था। और देखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि जब हम पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, राइट, पी एक्स कॉमा वाई, फिलहाल के लिए अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट निकालने तो जो मेरा रेशियो निकल के आएगा वो कैसे, अगर ट्राई सेक्शन है इसका मतलब ए टू पी 1 है, पी टू क्यू 1 है और क्यू टू बी 1 है, राइट। तो पी कोऑर्डिनेट के लिए, इस पी कोऑर्डिनेट के लिए ए पी रहेगा हमारा 1 और पी बी रहेगा हमारा 2, 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे, यानी जो m1 रहेगा पी कोऑर्डिनेट पे जब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा और m2 हमारा 2 रहेगा, राइट। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमने सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई किया तो यहां से हमारा पी कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 0,4। कोऑर्डिनेट ऐसे ही हम जब क्यू के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखो टफ नहीं है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है जिसको ध्यान से हमें देखना होता है। अब जब आप यहाँ पे दूसरे के कोऑर्डिनेट निकालोगे, यानी आप जब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जो आपका m1 रहेगा वो रहेगा 2 और m2 रहेगा वो रहेगा कितना 1, यानी अब ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा। बस इतना इसमें ध्यान देना था, बाकी सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये भी अगेन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बैच को इसको कम्प्लीटली पूरे क्वेश्चन प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप जो बच्चे एग्जाम दे के आए वो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, अ ड्रोन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, इट ऑब्जर्व्स 2 स्टेशनरी कार्स ऑन द राइट एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन 45 डिग्री 30 डिग्री। हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द कार फाइंड आउट करनी है हाईवे से जस्ट बिलो द ड्रोन, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दो कार्स के बीच की। थर्ड वाले में ड्रोन 150 मीटर ऊपर चला जाता है, देन हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट मीनिंग यहाँ पे वो सर्कल वाली टेंजेंट नहीं, और जब हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस थीटा, तो उसमें जो टेन होता है, इस टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। तो हमें यहाँ पे न्यू टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें टेन थीटा फाइंड आउट करना है जब हमारा ड्रोन के लिए हाइट हमारी 150 मीटर इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक डायग्राम इसमें ड्रॉ कर सकते थे। मैंने बोला था एग्जाम में गिवन डेटा के साथ आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते थे। तो ये अगर इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोई पे ड्रोन था, तो ये ड्रोन जमीन से एग्जैक्टली कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसको 100 मीटर लिख दो पहली वाली कंडीशन के लिए। ये पॉइंट को मैंने बोल दिया कि जमीन का ये पॉइंट है O। देन उसके बाद ये ऑब्जर्व करता है दो स्टेशनरी कार्स को, ये वाला एंगल रहेगा 45, ये वाला एंगल रहेगा 30 डिग्री, राइट। अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आई लेवल से। तो ड्रोन के आई लेवल से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी हमारी। ये वाला एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री का, और ये बड़ा वाला एंगल ये 45 डिग्री का। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से अगर ये 30 है तो ये भी मेरा 30 रहा और ये मेरा 45 डिग्री हो गया, राइट। अब एक चीज याद रखना, ओके आप तो टेस्ट देके आ गए हो, और नेक्स्ट बैच को जैसे कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जो 1045 डिग्री होता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1045 डिग्री इक्वल टू रहेगा हमारा कितना 100 अपॉन ये वाला, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें यही पूछा गया है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द ईच कार फ्रॉम द पॉइंट ऑन द हाईवे जस्ट बिलो द ड्रोन, जस्ट बिलो द ड्रोन, यानी अगर मैं इसको C1 बोलूँ और इसको C2 बोलूँ, तो कार 1 की जस्ट बिलो द ड्रोन जो यहाँ पर O पॉइंट है, इससे डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी भाई, 10 थीटा। वो क्या होता है,
आपका ये शॉर्टकट जो आप बार बार याद करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो टेन थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है भाई? वो होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 100, बेस हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से निकल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही इसके लिए C2 से निकालोगे, परपेंडिकुलर 100 रहेगा और बेस रहेगा हमारा कितना, OC2। टेन थीटा की जगह पे 1030 की वैल्यू आप अप्लाई कर दोगे, तो एक बार 1045 की वैल्यू और 1030 की वैल्यू, तो यहाँ से हमारी निकल गई। फिर उसके बाद दोनों डिस्टेंस निकालनी है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कार कितनी कितनी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक, इसमें से छोटी वाली डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में क्या है, 150 मीटर राइजेस, मतलब आप क्वेश्चन में हाइट बढ़ा दिया, अभी ड्रोन की हाइट हो गई है 150 मीटर, राइट। एंगल वही रहेगा, बोलता है वो, ये एंगल वही रहेगा हमारा 35 और 45 डिग्री, ठीक है। बस हमें अब हाइट अलग हो जाएगी, तो हमें केवल परपेंडिकुलर की जगह पे हमें हाइट डिफरेंट रख देनी है, वो हमारा न्यू टेंजेंट दे देगा। तो वही चीज़ है, 1045 अप्लाई करके ड्रोन के नीचे ग्राउंड में जो एग्जैक्ट पॉइंट है ओ, उससे फर्स्ट कार की डिस्टेंस निकल के आ गई 100 मीटर, सेकेंड कार की डिस्टेंस निकल के आ गई इतनी, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस निकालने, दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो 73.2 निकल के आ गया। न्यू टेंजेंट निकालने हैं, यानी हमें टेन थीटा दोबारा से निकालना है जब हमारी हाइट चेंज हो चुकी है। जब हमारी हाइट कितनी हो चुकी है, 150 मीटर ऊपर वो राइज कर चुका है, देन उस केस में टेन थीटा हमारा 1.5 निकल के आ गया। ऐसे ही टेन थीटा 2 हमारा 8.6 निकल के आ गया। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है ये 2024 में या 2025 के जो आपका प्रैक्टिस सेट पहले आता है मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें ये गिवन था एनसीईआरटी की तरफ से, यूके बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन अ 2 डिजिट नंबर हैज अ डिफरेंस ऑफ 3 बिटवीन इट्स डिजिट एंड द नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि मान लो जैसे हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई डिजिट होती है, जैसे 63 डिजिट है, तो बोलता है कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा 3 निकल के आता है, राइट। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ और निकल के आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, एक्स और वाई मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स और वाई मान रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं जब वो सम बोलता है तो जनरली हम क्या कर लेते हैं भाई, हम एक्स प्लस वाई कर लेते हैं। इस एक्स प्लस वाई को अज्यूम करने की वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आपने एक्स इसको माना है, वाई इसको माना है, तो देखो जो ये वाई है ना वो यूनिट प्लेस में है, यानी वाई को तो आप वाई लिखा आपने, लेकिन जब आप 6 को यहाँ पे लिखने जाओगे तो 6 छोटी क्लास में इसको टेंस प्लेस बोलते थे, टेंस प्लेस को हम कैसे लिखते हैं भाई, 6 इंटू 10 लिखते हैं। यानी अगर इसको आपने x माना है तो ये x इंटू 10 रहेगा, यानी जो सेकंड डिजिट आपकी होगी ना वो 10x रहेगी। ऑलराइट, तो जो नंबर हमने एज्यूम किया वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई रहेगा, यानी जो टेंस प्लेस में नंबर है उसके लिए 10x, यूनिट प्लेस में जो है वो y। ऑलराइट, तो ये तो क्या हो गया, सम ऑफ द नंबर्स हो गया। जैसे हमने 6 प्लस 3 किया, उसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, जैसे ये 6 प्लस 3 है तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में 10x प्लस वाई लिखेंगे, इसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं। अब इनका डिफरेंस दे रखा है कितना, पहली वाली कंडीशन में यहाँ पे देखो डिफरेंस दे रखा है हमें 3, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है। x माइनस वाई जो इन नंबर्स हैं इनको अगर हम माइनस करेंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ये ठीक हो गया। सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है कि जो नंबर है, ये जो नंबर निकल के आता है ये क्या है, 7 टाइम्स दी सम ऑफ द डिजिट्स, राइट। अब आप क्या करोगे, आपने जब इनका सम किया 10x प्लस वाई किया, जब इन नंबर को जो ऐड करते हो आप, जैसे 6 प्लस 3 को ऐड करते हो, इसका जो 7 टाइम्स है वो ये निकल के आएगा। तो जब ये दोनों कंडीशन बन गई हमारी, तो यहाँ से पहले हमने इसको सॉल्व करके x इक्वल टू 2y निकाला, और इस x इक्वल टू 2y को, इस x इक्वल टू 2y को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू, यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद हम वापस इसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ऑलराइट, y की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया, वही 63 निकल के आ गया। आपने दूसरी वाली कंडीशन को भी अप्लाई करके देखा तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वेरिफिकेशन कर लो, वेरीफाई कर लो, 6 माइनस 3 को डिफरेंस 3 निकल के आना चाहिए था, और नंबर को ऐड करके उसका 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द नंबर्स 63 निकल के आ रहा है। दोनों कंडीशन हमारी मैच कर रही हैं, तो नंबर हमारा 63 रहेगा। ऑलराइट, ये कौन सा क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार किए होंगे, जो नूरी की एज वाला क्वेश्चन नहीं आता था। एक मिनट में क्वेश्चन पेपर देख लूँ। यहाँ पर ये हाफ ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। सेम वही क्वेश्चन है, देखो ना कि जैसे वो नूरी नूरी की एज वाला क्वेश्चन है, तो उसी की तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 years ago फादर was thrice as old as of his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? कंडीशन दे रही है कि 2 साल पहले उसकी एज इतनी थी, 4 साल 6 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहता है भाई, अगर हमसे 2 साल पहले पूछा गया तो हम क्या करेंगे, पहले इस तरीके से कि पहले हम अज्यूम कर लेंगे एज उसकी एक्स एक्स एज हमने अज्यूम कर ली कि डॉटर की एज एक्स है और फादर की एज कितनी है वाई, प्रेजेंट के सिनेरियो में। 6 अगर हमसे पूछता कि 2 साल पहले कितनी है, तो ये कितना हो जाता, इसकी एज में हम x माइनस 2 करते और यहाँ पे भी हम y माइनस 2 करते। राइट, दो कंडीशन कैसे बनती है मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। पहली कंडीशन हमारी इस तरीके से बन जाती है, और सेकेंड कंडीशन 6 साल के बाद, यानी अगर अभी एज है x, 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 6, और फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई 6 साल के बाद y प्लस 6। तो इस तरीके से कंडीशन बन जाती हैं। फिर उनका जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है कि जो फादर की एज होगी वो डॉटर की एज के ट्वाइस से 4 ज़्यादा होगी 6 साल के बाद। तो इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होता है। राइट, बस इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पे देखो हमसे पूछा क्या था, हमें आइडेंटिटी को पहले प्रूव करना था। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इस आइडेंटिटी को यूज करना था फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, इसको प्रूव करने का तरीका होता है ना, अगर हम पहली आइडेंटिटी को ले लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट, बाकी की दो आइडेंटिटी कैसे निकलती हैं, या तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, एक बार हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं और एक बार हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, देखो 1 सेक स्क्वायर थीटा निकल के आ गया यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा निकल गया। बट इस तरीके से प्रूफ नहीं करना था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आप क्या करते, फिलहाल के लिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना था, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले आपने ड्रॉ करना था, उसके बाद आप इसको यहाँ पर थीटा दिखाते, फिर आपने यहाँ पे साइन थीटा, इसका आपका नाम लिख लेना था कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, यहाँ पे आपने साइन थीटा निकालना था। ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा निकालना था, तो ये जो वहाँ पे हम लिखते हैं ना पी बी पी अपॉन एच एच बी, सेक थीटा कहाँ पे आ जाता है यहाँ पे, तो एक बार आपने सेक थीटा निकालना था, तो सेक फिर उसका सेक होल स्क्वायर कर लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बी सी अपॉन ए सी, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा निकालोगे, फिर आप पी अपॉन बी से, तो यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। मतलब आपको इस तरीके से सॉल्व करना था साइड्स को दिखाते हुए। उसके बाद क्या करना था, फिर इस आइडेंटिटी का यूज़ करना था, मतलब आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना था। जनरली मैं क्या बताता हूँ, मैं या सारे टीचर्स यही बताते होंगे आपको कि जब भी आप इस तरीके से सेक थीटा देखो, टेन थीटा देखो, तो हमें क्या करना होता है भाई, तुरंत इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो इस तरीके से, है ना। बट यहाँ पे उसने क्या बोला था कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ही इसको प्रूव करना था, यानी इस 1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, इस 1 की जगह पे आप लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि देयर आर 2 सेक्टर्स ऑफ रेडियस, देखो इसमें क्या क्या गिवन था ना, इस तरीके से हमें डायग्राम में कुछ इस तरीके से गिवन था, एक हमारे पास सेक्टर ये था और दूसरा सेक्टर ये था। अब जो शेडेड सेक्टर है वो ये वाला सेक्टर हमारा शेडेड था, तो हमें ये बताना था, और ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री का, तो हमें पेरीमीटर भी बताना था और एरिया भी बताना था, मतलब हमें इसका एरिया बताना है और इसी का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर मीनिंग हमें इनका सम करना है। तो सिंपली कैसे करते हैं इसको, देखो इसको अगर मैं
बड़ा, पहले ये बड़े सेक्टर लार्ज सेक्टर का एरिया निकालूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहाँ पर जो आर रहेगी वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, वो गिवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिवन है आर। और छोटे वाले लार्जर स्मॉलर, जो हमारा स्मॉलर सेक्टर है वो ये वाला सेक्टर है, इसके लिए रेडियस हमारे पास 3.5। तो हमें इसके लिए निकालना है, तो लार्ज में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है स्मॉलर सेक्टर, राइट। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, निकल गया। और सेकंड हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना, तो वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक स्मॉलर के लिए रेडियस है 3.5, यानी 7 माइनस 3.5 करोगे तो ये निकल के आ गया कितना 3.5, और ये भी निकल के आ गया 3.5। तो ये दोनों तो हमें मिल गए। अब ये कैसे निकलेगा, ये वाली साइड कैसे निकलेगी, ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, एक आर्क है, स्मॉल सर्कल के लिए ये आर्क है। आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना था, वो क्या होता है, हमेशा याद रखना कि जो आर्क है वो किसका हिस्सा है, पेरीमीटर का हिस्सा है सर्कल के, तो वहाँ पे हमेशा 2πr वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकल गई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, तो वहाँ से हमारी ए बी आर्क की लेंथ निकल गई। ऐसे ही हमारा सी डी आर्क की लेंथ भी सेम फॉर्मूले से निकल जाएगी, बस रेडियस हमारा चेंज होकर 3.5 निकल जाएगा स्मॉलर आर्क के लिए, स्मॉलर सेक्टर वाली आर्क के लिए। बस सब कुछ निकल गया। अब पेरीमीटर क्या होता है, अब चारों साइड का सम कर दो कि सारे साइड निकल गई, तो इसका सम कर लो, यही हमारा पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर कितना निकल के आ गया, जब हमने चारों को सम किया तो 12.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने शॉर्ट में भी बताया था कि इसमें हाइट मेंशन नहीं थी, तो दो हाइट निकल के आ रही है। सिलेंड्रिकल ब्लॉक, इस तरीके से हमारे पास एक ब्लॉक था, यानी पूरा सॉलिड सिलेंडर हमें दिया हुआ है। इस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस हमें दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए हाइट है 9 सेंटीमीटर। और फिर इसमें से क्या करते हैं, हम एक कोन को कट आउट कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक कोन को इसमें से ऐसे कट आउट कर लेते हैं। जब हम कोन को कट आउट करते हैं तो क्या होता है, उसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, यानी ये हाइट स्लैंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई होती है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आप इस कोन को कट करके बाहर फेंक दोगे तो उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना बचेगा हमें वो फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, राइट। तो सिंपली टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, एक तो ये जो साइड से है कर्ड सरफेस एरिया अपॉन जमीन वाला फ्लोर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो। और जब ये कोन आपने कट करके बाहर फेंका है तो इसका जो ये इनर एरिया है, राइट, इसको भी आप टच कर पाओगे, ये वाला एरिया। तो इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, वही है हमारा टोटल सरफेस एरिया, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया, तीनों को सम कर देगा। और वॉल्यूम कैसे निकल के आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकल के आ जाएगा भाई, ये अंदर वाला सेक्शन तो हमने फेंक दिया है, जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसमें ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो गड़बड़ कहाँ पे हो रही थी कि देखो कोन की हाइट इसने मेंशन नहीं करी थी, लेकिन इसी में से इसको कट कर रखा है ना ही इसने ऐसा बोला था कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस कोन को हमने बाहर कट करके निकाला है, ऐसा भी नहीं बोला था। तो राइट आंसर तो यही रहेगा, क्योंकि इसने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला है कि बिल्कुल टॉप टू बॉटम इस तरीके से कट किया गया, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं बोला है। ना ही उसने ऐसा बोला है कि कोन की जो हाइट है वो आप सिलेंडर की हाइट के बराबर लोगे, ऐसा भी नहीं बोला है। तो मेरे हिसाब से तो राइट आंसर हमें एच को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम सिलेंडर की हाइट के बराबर कोन की हाइट को एज्यूम करके नहीं चल सकते। तो जब हम कोन की हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से वो 8.66 सेंटीमीटर निकल के आ गई। फिर जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। लेकिन जिन बच्चों ने h = 9 ऑलरेडी एज्यूम करके रखा हुआ है उनके लिए वॉल्यूम रहेगा 471 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे। अगेन इन क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जो पाई होता है ना, इसको एंड तक कैलकुलेट मत करना, ये मैं हमेशा बताता हूँ। एंड तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। अगर स्टार्टिंग में कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है। कमेंट सेक्शन में बताना आपका वॉल्यूम, आपने h = 9 एज्यूम करके वॉल्यूम निकाला या आपने पहले कोन के लिए हाइट को कैलकुलेट किया अलग से फिर आपने वॉल्यूम निकाला। तो राइट आंसर तो 480.13 सेंटीमीटर क्यूब होगा। फाइंड द मॉडल क्लास एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल हमें इस तरीके से गिवन था,
हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी थी। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी मॉडल क्लास हो जाती है, यानी 4 to 60 हमें मॉडल क्लास मिल जाएगी सिंपल। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगा देना था, क्योंकि मोड निकालना है। देखो अगेन बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती की होगी भाई, वही फॉर्मूले में गलती कर देते हैं कि कई बच्चे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके आ गए होंगे, जबकि उन्हें क्वेश्चन आता भी होगा, तो 6 मार्क्स की क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो सिंपली मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना था, L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन 2 F1 माइनस F नॉट माइनस F2, राइट। F1 क्या होती है भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी क्या हम ऐसा कहें कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F नॉट उसके एक प्रीसीडिंग वाली और F2 उसके एक सक्सेडिंग उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। H को बोलते हैं हम क्लास हाइट या क्लास साइज भी बोलते हैं, यानी उन क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो H होता है। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है स्मॉल l वो होता है। तो सारी की सारी वैल्यू को पुट कर दो और यहाँ पर हमारा आंसर निकाल दो। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, केवल यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड था। आई होप आपने फॉर्मूला सही से अप्लाई किया होगा। तो ये था आपका क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। एसएस कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में लैंग्वेज मिस्टेक थी, और इस क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल ब्लॉक वाले क्वेश्चन में हाइट मेंशन नहीं थी, तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर कोन की हाइट को सिलेंडर की हाइट के बराबर एज्यूम कर लिया, जो आपको नहीं करना था। मॉडल वाले क्वेश्चन में इस तरीके से, मोड वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला कुछ बच्चों ने सही से अप्लाई नहीं किया, कुछ ने सही से अप्लाई किया है। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में प्रूव दैट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, और उसे राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हुए प्रूव करना था। डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड नहीं करना था। और इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन थे तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ऑलराइट, जो भी नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, आप जो 10th क्लास का पेपर इस ईयर आप पढ़ाई करके जो देंगे, उनके लिए इन क्वेश्चंस को मैं बहुत डिटेल में सॉल्यूशन इनका लेके आऊँगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ।